इस वीडियो में हम कक्षा 7 का एनसीईआरटी विज्ञान भाग 2 ये विषय जानने वाले हैं और इसका हम जानेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है जल और जंगल। टोटल 18 अध्याय है और आज के बाद कंटिन्यू आपका एक एक अध्याय का वीडियोस आने वाले हैं। और पिछले वीडियोस मैथ, हमारी दुनिया और हिंदी और इंग्लिश ये चारों विषय का बन चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। नाम है जल और जंगल, तो हम इसमें जानेंगे जल और जंगल के बारे में, पूरा आपको बताएंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर भी इसी में आपको समझाएंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आप लाइक कर दीजिए। देखिए, हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से तारीख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें आपके लिए कुछ चीज़ें आ गई है कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं इसको समझने के लिए। भौम जल किसको कहते हैं? जो भूमि के अंदर का जल होता है उसको भौम जल बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा मृदु जल और यहाँ पर है खारा पानी। मृदु जल मतलब आप इसको मीठा पानी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पीने में। खारा पानी मतलब नमकीन पानी जो समुद्र में पाई जाती है। तो नमकीन पानी तो हम लोग पी नहीं सकते हैं। अब बताया गया है यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी हो, जैसे हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। अगर मान लीजिए आप कि पृथ्वी पर टोटल इतना पानी हो, कितना 20 लीटर पानी हो पृथ्वी पर, तो समझ लीजिएगा कि ये जो है ये इतना पानी मृदु जल है। मतलब 20 लीटर पानी हो तो मात्र 500 ml, आधा लीटर पानी ही मृदु जल है, पीने योग्य है। ठीक है। और उसमें भी आप ध्यान दीजिए, मृदु जल जो है कुल मिलाकर झील में, झील में यहाँ पर देख लीजिए विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा यहाँ पर 150 ml है। और इससे भी कम यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक चम्मच प्रदर्शित कर रहा है ये जो है भौम जल है। भूमि के अंदर इतना जल टोटल है, लेकिन हम उपयोग इतना ही कर रहे हैं, इतना ही जल। तो बहुत कम मात्रा में जल हमारे लिए है। आप इसको यहाँ पर प्रतिशत में बताया गया है। देखिए, मृदु जल मात्र 1 मग पानी ही होता है, शेष पानी तो समुद्र में खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिम नदी, बर्फ का जो नदी होता है, ध्रुवीय बर्फ और पहाड़ों के स्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है, और यह कुल जल का मात्र 0.006% है, 1% भी नहीं है। तो बहुत कम जल है। आप लोग देखते रहिएगा हर जगह सेव वाटर का स्टिकर लोगो लगा हुआ, मतलब जल बचाइए, जल ही जीवन है। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। जैसे कि वर्षा होता है या बाढ़ आ जाती है, तो ये सारी क्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर, खास करके मेन रूप से वर्षा के कारण ही पृथ्वी पर जल की मात्रा बनी हुई है। जैसे कि क्या होता है, पृथ्वी पर जो जल होती है, सतह पर, नदी में, तालाब में, कहीं पर भी जल होता है। जब सूरज उदय होता है तो क्या होता है, इससे गर्मी के कारण वाष्प बनकर ये पानी क्या होता है, ये पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है सघन होकर के, और फिर वर्षा के रूप में वहीं पर बरसता है। यही प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर जल की उपलब्धता बनी हुई रहती है। अब यहाँ पर देखिए, जल जो होता है, जल की 3 अवस्था होता है। एक ठोस, जो बर्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, द्रव जो हम लोग पीते हैं जल, वो द्रव अवस्था हुआ, और गैस जिसको जलवाष्प कहते हैं। पानी जब आप गर्म कीजिएगा तो भाप के रूप में उड़ता है, वही हुआ जलवाष्प। तो पृथ्वी पर ये पाई जाती है जल की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। आगे आप देख सकते हैं, जल पूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं। अब पाइप लाइनें क्या है, जैसे कि हमारे गांव में, अगर ग्रामीण एरिया में आप रहते होइएगा तो चापाकल रहता है, हम चला लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं। लेकिन जिस एरिया में भूमिगत जल का स्तर कम हो, मतलब वहाँ तक पाइप जा ही नहीं, तो बताइए कि वहाँ से लोग पानी निकालेंगे कैसे? तो वहाँ से पानी निकलता नहीं है, तो इसके लिए लोग कुआं का उपयोग करते हैं। काफ़ी दूर होता है, वहाँ से पानी लाते हैं। पहले ज़माने में इसी प्रकार से पानी लाया जाता था। और अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा समय चेंज हो गया। अब भूमिगत जल अगर नहीं मिलता है तो पाइप के द्वारा, सरकारी कर्मचारी द्वारा, सरकार के द्वारा पहुँचाया जाता है। अब भूमिगत जल कहते किसको हैं, तो आपको पहले बता चुके हैं। भूमि के अंदर जो जल होती है उसको भूमिगत जल कहते हैं। जैसे चापाकल से, नलकूप से या पंपिंग सेट द्वारा खेतर में पानी देते हैं, उससे निकाला जाता है। भौम जल, जलभर तथा भौम जल स्तर। देखिए, वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए हम लोग चापाकल के माध्यम से चापाकल को चलाते हैं तो उससे पानी बाहर निकल जाता है। अब पानी बाहर निकला तो वो पानी उतना तो अंदर में कम हुआ होगा जहाँ से वो पानी निकला, तो उस पानी का परिपूर्ति कैसे होता है? अब जहाँ पर सतह है, मिट्टी का सतह, वहाँ पर वर्षा पड़ा या हम पानी को फेंके तो वो रिस कर धीरे धीरे अंदर जाता है, और वही जो होता है फिर उसकी पूर्णता पूरा करता है। लेकिन ऐसा जो होता है अब बहुत कम होने लगा है। इसका बहुत सारा कारण है, आगे हम लोग जानेंगे।
देखिए आगे है, भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। वर्षा का जल क्या होता है, पृथ्वी पर पड़ता है, उसके बाद वही जल रिस करके पृथ्वी के अंदर चला जाता है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। अगर वर्षा ही नहीं हो, या सभी जगह लोग आजकल घर बनाते हैं, पक्का मकान बनाते हैं, जिसके कारण उस पर पानी अड़ जाता है और नीचे सोख ही नहीं पाता है, तो वे कारण भी हो सकते हैं भौम जल के नीचे गिरने के। ठीक है, अब भौम जल नीचे जब गिर जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि हम जब चापाकल से पानी निकालते हैं तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, पानी की कमी हो जाएगी और हम लोगों को दिक्कत होगा। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। अब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ की समस्या से झेलना पड़ता है, तो कहीं कहीं सुखाड़ आ जाता है, और इसका कारण है, अनेक कारण है, जिसमें से एक सबसे प्रमुख कारण है वर्षा का वितरण। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। तो इसी कारण से जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ अधिक पानी, और जहाँ कम वर्षा होता है वहाँ पर जल रहता ही नहीं है। दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर अधिक वर्षा पड़ती है वहाँ बाढ़ आ जाती है। अब जल प्रबंधन क्या है, तो देखिए जो जल होते हैं भूमिगत जल, उस जल का संरक्षण करना, प्रबंध करके रखना, ताकि मुसीबत के समय में उसका उपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। अब शहर में क्या होता है, जैसे कि राजस्थान, आपको पता है वहाँ पर जल की कमी है, तो उस एरिया में क्या होता है, लोग वर्षा जल को संरक्षित करते हैं और उसका इस्तेमाल बहुत यूज़फुल तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे एरिया में क्या होता है, बिहार में अक्सर जल की बर्बादी की जाती है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनःपूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चह बचाव, आहारे आदि बनवाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंचाई की व्यवस्था है, नहर, तालाब, ये सब इसीलिए बनवाई जाती है, देखते हुएगा सड़क जाता है और सड़क के बगल बगल नहर रहता है, ताकि उसमें पानी रहे और लोग उससे सिंचाई कर पाए। यहाँ से ड्रिप तंत्र द्वारा छिड़काव के माध्यम से, यहाँ पर देखिए लाइन बना हुआ है, तो सिर्फ जड़ में पानी जाएगा, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक पानी बचेगा। वैसे अगर डायरेक्ट खेत में पानी डालेंगे तो अत्यधिक पानी लगेगा फसल में, और पानी की इसी के कारण क्या होती है, कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। जल के बारे में पढ़ लिया, अब जंगल के बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। अब जंगल में पेड़ पौधा, झाड़ी और घास, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु, जैसे बाघ, रीछ जिसको भालू बोलते हैं, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि भी पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ जंगल में पाए जाते हैं। अब समझिए, तो इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी होते हैं। तो बड़े जंगल हैं तो छोटे जंगल भी होते हैं, और कुछ जंगल आरक्षित होते हैं जंगली जानवरों के लिए। आरक्षित, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पार्क बोल सकते हैं, अभयारण्य बोल सकते हैं, ये आप क्लास 8 में पढ़िएगा। अब आरक्षित मतलब क्या हुआ, कि निश्चित किया हुआ कि कोई जंगल की कटाई नहीं कर सकता है, वो जानवरों का घर होता है। अगर जंगल कट जाए तो जानवर रहेंगे कहाँ, मर जाएंगे। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊँचे पहाड़ों पर हमें चीर और दावेदार के वृक्ष मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं और जंतु भी। अब पहाड़ पर कौन सा वृक्ष मिलता है, चीर का वृक्ष, देवदार का वृक्ष। परंतु उत्तरी बिहार में चंपारण क्षेत्र में प्रमुखता से चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। अब यहाँ पर जानवर भी उसी तरीक़ा से रहता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें मिलेगी जानवर भी उसी प्रकार से रहेंगे। उस जानवर को वही चीज़ चाहिए होता है, मतलब समझिए। अब यहाँ पर समझिए, हमारे एरिया में अगर अधिक खेती होगी तो वाजिब बात है कि हम साग सब्जी, हरी सब्जियों पर विशेष ध्यान देंगे। और जहाँ पर कम खेती होगी, जैसे कि अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पर अधिक लोग मांस का यूज़ करता है। हम लोग क्या करते हैं, भारत के लोग अधिकतर साग सब्जी मतलब हरी चीज़ों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। तो जहाँ पर जो चीज़ अधिक होगा वहाँ वही चीज़ खाने वाले लोग भी अधिक होंगे। समझिए, आगे बढ़ते हैं। आप स्वयंपोषी, परपोषी और मृत जीवियों के बारे में जान चुके हैं पिछले कक्षा में। स्वयंपोषी, जो अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंड करे, निर्भर रहे, जैसे कि पेड़ पौधा। अच्छा बताइए, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहे, जैसे कि हम लोग पेड़ पौधा से गेहूँ, मक्का, धान या फल फ्रूट इत्यादि चीज़ें हम ले लेते हैं, तो हम परपोषी होगी। मृतजीवी या मृतपोषी, जो मरे हुए सड़े गले जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखते होइएगा, कोई जानवर मर जाए और उसे हम फेंक देते हैं, तो वहाँ पर सड़ गल करके छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं, तो वो होते हैं मृतजीवी, उसी से वे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी है, अंततः पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। मांसाहारी, अच्छा मान लीजिए कोई मांसाहारी है और वो मुर्गा, मीट, मछली या मान लीजिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें
पेड़ पौधा पर ही डिपेंड करता है। शाकाहारी लोग तो पेड़ पौधा खाते ही और सर्वाहारी तो दोनों खाते हैं, ठीक है। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। अब समझिए, जैसे घास है, अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं, सांप को खाने वाले गरुड़ है, गरुड़ घास नहीं खाता, लेकिन घास को कौन खाता है, ये कीट खाता है। इस कीट को मेंढक खा जाता है और मेंढक को सांप, और सांप को ये गरुड़ खा जाता है। एक एक चक्र चल रहा है। इसी प्रकार से घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है, लेकिन बाघ घास को नहीं खाता। अगर इसी में से कोई एक मर जाए, जना ये कीट मर जाए तो मेढक मर जाएगा, मेढक मर जाएगा तो सांप भी बिना भोजन मर जाएगा, जिससे गरुड़ भी। तो कोई एक के मरने से, कोई एक का अस्तित्व खत्म होने से सारा का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, एक जीव दूसरे जीव पर, फिर तीसरा जीव दूसरे जीव पर, इसी प्रकार से निर्भर रहता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। मतलब समझिए, अभी आपको बताए थे, किसी एक की कमी हो जाए तो ये श्रृंखला टूट जाती है और जीव मरने लगते हैं। यदि हम वन के किसी एक घटक तथा यथा पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगे एवं पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। अगर घास को हटा लेंगे, कीट मरेगा, धीरे धीरे सब जानवर, और उसके बाद जानवर मरने के बाद धीरे सारे जीव नष्ट होने लगेंगे। वन की मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होती है। अब ह्यूमस होता क्या है, देखिए ह्यूमस क्या होता है। आप जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। जंगल में क्या होता है, पेड़ के पौधे टूट करके नीचे गिरते हैं। अब इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों, घास फूसों को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। अब कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक किसको कहते हैं, सूक्ष्म जीव को कहते हैं, ठीक है। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। अब समझिए, पौधे को भी भोजन चाहिए तो वो उस मृत जीवों से प्राप्त कर ले। देखिए पादप ऑक्सीजन देता है, उसको जंतु लेता है, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर उसको पादप लेता है और यही प्रक्रिया दोहराते रहता है। तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, हम पादप पर और पादप हम लोगों पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब है अपघटन। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं, जड़ से करते हैं। वन्य जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। कौन, वन। वन क्या करता है, वन्य जीवों को आश्रय भी देता है और नए पादप को पनपने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। समझ गए। जैसे कि आप देखे होइएगा, गोबर या सड़ी गली वस्तु पर बीज अंकुरित होकर पनपते हैं तो उसमें ह्यूमस होते हैं, ठीक है। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। आप समझिए, सजीव को जीवन तो वन ही न देता है, ठीक है। वर्षा जल वन में वृक्ष की पत्तियों, तनों, लताओं, वितानों से होकर फुहारों के रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतः स्तरावित होकर भूमि स्तर में वृद्धि करता है। अब पृथ्वी पर आया वर्षा जल और रिसाव होकर के भूमि के अंदर चला गया और भूमिगत जल में भी वृद्धि कर देता है। वन भू अपरदन को रोकता है। भू अपरदन मतलब हुआ कि मिट्टी की परत क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। अब उसको रोकने के लिए पेड़ पौधा का जड़ उसको कस के पकड़ लेता है और उसको रोके रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता है और भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखता है। मतलब उसमें क्षमता रहे नए बीज को जन्म देने की, ठीक है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा होती है। अब देखिए, जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अब समझिए, वनों को काटने से खतरा उत्पन्न हो गया है तो हम वन को नहीं काटना चाहिए। एक वृक्ष काटने के बाद कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए ताकि पृथ्वी पर जल की अधिकता, वन की अधिकता बनी रहे। वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा तो इसको समझ लेते हैं। जल भर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूफायर। अगला है भौम जल या भूमिगत जल, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब 6 जिसको बोलते हैं डेप्लीशन या अंतः संयंदन, जिसको रिसाव बोलते हैं। इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन, बूंद सिंचाई व्यवस्था, ड्रीप इरिगेशन, जल संग्रहण, इंग्लिश में वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ओलवन जल या जिसको मृदु जल बोलते हैं, फ्रेश वाटर। भौम जल स्तर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल। आप घटक
डीकम्पोजर्स, ह्यूमस को ह्यूमस ही बोलते हैं, देखिए इंग्लिश ही नाम है। वन आरोपण, डिफॉरेस्टेशन, पुनर्जनन तो रीजनरेशन, भू अपर्दन सॉइल इरोजन। ठीक है, तो जल के बिना हमने सीखा है कि जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण हैं। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें, आराम से कम करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनों में मृदा, जिसको मिट्टी बोलते हैं, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर को समझा। आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, जैसा कि आपको बताए थे, इसी में हम लोग जानेंगे। वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि इससे ही भूमिगत जल क्या होता है, ये भूमिगत जल बढ़ता है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्षा जल भी तो सिंचाई का साधन है और भूमि का जल भी है भूमिगत जल। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, यह गलत है। ग्रामीण और शहरी सभी निवासी करते हैं। पृथ्वी पर जितने निवासी हैं जल की कमी की समस्याओं का सामना सब करते हैं। पूछा गया भूमि जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नलकूप। ठीक है, नलकूप, या आप लिख सकते हैं भूमि जल प्राप्त करने के लिए नलकूप की व्यवस्था, या आप पंपिंग सेट मशीन इत्यादि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से किया जाता है, तो कोई भी इसका आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, अब पढ़े हैं अभी, द्रव और गैस। ठीक है, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत, तो हो गया इसका आंसर। देखिए घ नंबर, वन शुद्ध करते हैं, वन शुद्ध करते हैं पृथ्वी को, वायुमंडल को और पृथ्वी को। ठीक है, वन में छायावान पत्तियां और जंतु को डैश समृद्ध करते हैं। जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है, ह्यूमस बनता है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। 3 से लेकर 9 तक प्रश्न उत्तर है, एक एक करके चलिए सबका उत्तर हम जानते हैं। इसमें आपका 3 नंबर में जो प्रश्न है समझाइए कि भौमजल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर का भौमजल की पुनःपूर्ति वर्षा जल के द्वारा हो जाती है। वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिससे भौमजल की पुनःपूर्ति हो पाए। वर्षा जल से ही होता है और कोई नहीं है। वर्षा का जल जमीन की दरारों से होकर भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है और वही फिर भौमजल की पुनःपूर्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों, नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। चलिए तब तक आप लाइक कर दीजिए। इसका उत्तर जानते हैं। भौमजल स्तर को नीचे गिरने के उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं, जैसे उद्योगों का बढ़ना, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण भी अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक खेत में अधिक उपयोग करेंगे तो फिर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो जल की कमी होगी। जनसंख्या वृद्धि से भी जल का उपयोग बढ़ा है, जनसंख्या वृद्धि होने से भी जल का, और सेप्टिक शौचालय से भी जल की खपत बढ़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचा लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर आप समझिएगा, किसी बगीचे का रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि बगीचा बड़ा होता है, इसके लिए प्रायः भूम जल का उपयोग किया जाता है। भूमि से निकालकर हम उसी जल से खेत में, बगीचा में पानी डालते हैं। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसे संरक्षित रखकर उसका प्रयोग बगीचा में करना चाहिए, क्योंकि भौमजल का उपयोग मुसीबत के समय करेंगे जब अधिक दिन तक वर्षा नहीं पड़ेगा। चूँकि बगीचे में पेड़ दूर दूर रहते हैं, अतः घड़े में पानी भरकर हर पेड़ के जड़ के पास उसे गिराएंगे। इस प्रकार हम भौमजल का सदुपयोग करेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा प्रश्न,
और वो आपका बोल रहा है इसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो वन से प्राप्त होने वाले 7 क्या 7000 बता सकते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे गोंद, कागज, मधु, औषधीय जड़ी बूटियाँ, रेशम के कीड़े बनाने वाले जो पत्ते होते हैं और मसाले। ये सब क्या हैं? ये सब हमें वन से प्राप्त होने वाली उत्पाद हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। तब तक आप लाइक कर दीजिए और सभी प्रश्न को जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न नंबर 7वां है और 7वां प्रश्न जो है बोल रहा है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। अब देखिए, वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, सब चीज़ हम लोग उपयोग कर लेते हैं। अब किस प्रकार करते हैं, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। मतलब कि वन का जो पत्ता होता है, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो मिट्टी में मिलते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलरोमों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उस सड़े गले पदार्थों को सजीव पौधे अवशोषित करते हैं। मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका है अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अब यहाँ पर देखिए अपघटक क्या है। तो अपघटक जो अपघटन करता है, इसका उत्तर होगा पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अब जैसे कि जीवाणु, कवक तथा फफूंदी, ये 2 अपघटक के नाम हो सकते हैं, क्योंकि वनों में मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त मतलब मृदा, मिट्टी में मिल जाना। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूल यहाँ जड़ को कहते हैं। 9वां प्रश्न है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों के योगदान को समझाइए। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन, वन में क्या योगदान है वन का? इसमें देखिए पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर जाना और इसको समझा भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से एक एक चैप्टर अब आते रहेगा, दूसरा तीसरा, इसी प्रकार से 18 चैप्टर आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।